आज एक पारिवारिक कहानी लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि यह कथा वस्तु आप पसंद करेंगे और निश्चित रूप से इससे एक नया पाठ भी हमें और आपको सीखने का अवसर मिलेगा। नरेंद्र और निशा यह एक शहर में एक कार्यालय में काम करते थे। इसके साथ ही साथ काफ़ी दिनों तक उनको कोई संतान नहीं हुई। संतान हेतु वे दोनों कहाँ कहाँ किस देवस्थान, किस मौलवी, पंडित तथा पुजारी के समक्ष नहीं गए, लेकिन उनकी दृढ़ निष्ठा जो थी, ईश्वर के प्रति जो समर्पण था, निश्चित रूप से उन्हें इसका फल मिला। और एक निश्चित अंतराल समय के बाद क्रम से निशा ने एक एक करके 3 बच्चों को जन्म दिया और धीरे धीरे वे तीनों बच्चे बड़े होने लगे। सबसे बड़ा बच्चा जो था वह इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद इंजीनियरिंग करने के उद्देश्य से एक महानगर में गया और वहाँ पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश ले लिया। दूसरा बच्चा जो था उसने भी बड़े भाई का अनुकरण करते हुए उसी कॉलेज में जाकर के उसने भी इंजीनियरिंग में प्रवेश ले लिया। तीसरा बच्चा जो था वह अभी भी माँ बाप के समक्ष रह करके 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। यूँ तो एक छोटा सा परिवार हमेशा बहुत खुश और प्रसन्न रहता था, लेकिन इसके साथ ही साथ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मन में जो व्यथा रहती थी वह निशा के अंदर रहती थी। अक्सर छोटा बच्चा जो था यह अब पिता के जी के साथ रह करके जब कभी भी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती, अपने गृह कार्य को, अब विद्यालय के गृह कार्य को संपन्न करने के बाद पिताजी और के समक्ष बैठ करके यह दूरदर्शन पर विभिन्न प्रकार के धारावाहिक को देखा करता था और उसके साथ साथ कभी न कभी किसी न किसी बात पर पिताजी से यह वाद विवाद भी करता था। और वास्तव में पिताजी से वाद विवाद का उसका यह परिणाम होता था कि उसे बहुत सारी चीज़ों पर तर्क करने की शक्ति मिलती थी और विशेष रूप से उससे उनसे और भी अधिक ज्ञान मिलता था। इसके साथ ही साथ उसकी माँ भी कभी कभी उन दोनों के मध्य बैठ करके उन दोनों से कुछ न कुछ कभी कभी अपनी बातें भी रखती थी और कभी कभी उनकी बातें भी सुनती थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी निशा जो थी यह प्रसन्न नहीं थी। धीरे धीरे एक दिन नरेन ने निशा से पूछा कि मेरे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम इतनी व्यथित क्यों रहती हो। तो निशा ने कहा कि मेरी व्यथा को आप नहीं समझ सकेंगे। इस पर नरेन ने कहा आखिर तुम कहो तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी जो भी व्यथा हो उसे मैं भी सुनूं और उसके साथ साथ अगर हो सकेगा तो मुझसे जितनी सहायता हो सकेगी मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। इस पर निशा ने कहा कि मेरी एक ऐसी व्यथा है जो कि आप चाहें तो वह क्षण भर में समाप्त हो सकती है, लेकिन सबसे पहले आप मुझे वचन दें कि आप मेरी बात को इनकार नहीं करेंगे। इस पर नरेन ने कहा ठीक है, आप अपनी बात कहें, मैं कोशिश करूंगा निश्चित रूप से उसे इनकार न करूं। एक बार निशा ने फिर अपने पति से वचन लिया और उसके बाद जब पति ने पूरी तरह से आश्वस्त होकर के उसे निशा को वचन दिया कि वह निश्चित रूप से उसकी बात को मानेंगे और उसे इनकार नहीं करेंगे, तब उसके बाद निशा ने कहा कि अगले माह में एक त्यौहार आने वाला है और उसमें हमारे दोनों बच्चे भी आ जाएंगे और हमारा बच्चा भी, यह भी बच्चा रहेगा और पूरे परिवार, मेरे परिवार के सभी सदस्य उसमें रहेंगे। इस बात को उनके समक्ष में रखूंगी। इस पर नरेंद्र भी बहुत प्रसन्न हुआ कि चलो बहुत अच्छा हुआ, कम से कम इसमें अकेले मेरी सहमति नहीं बल्कि मेरे परिवार के 2 और सदस्य जो हैं उनकी भी सहमति रहेगी। संयोग से अगले माह में त्यौहार के उपलक्ष्य में दोनों भाई भी महानगर से अपने माँ बाप के पास आ गए थे। उचित समय देख करके शाम के वक्त जब सभी लोग घर पर खाने के लिए बैठे थे, तब नरेंद्र ने ही निशा से कहा कि अब तो हमारे परिवार के सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं और ऐसी स्थिति में अब तुम्हारी जो व्यथा है उसको कहो। इस पर नरेंद्र ने निशा ने अपने दोनों बच्चों से भी कहा कि मैं आज जो तुम लोगों से चाहती हूँ
बताओ उसे तुम लोग इनकार तो नहीं करोगे। इस पर तीनों बच्चों ने कहा, माँ जी आपकी इच्छा को भला हम कैसे इनकार कर सकते हैं। इस पर निशा ने कहा कि मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुझे हमेशा एक बच्ची की कमी खलती है और मैं यह समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे एक बच्ची कहाँ से मिले, क्योंकि अब इस अवस्था में तो और बच्चे होने से रहे। तो ऐसी स्थिति में क्यों ना हम एक अनाथालय चल करके वहाँ से एक नवजात बालिका को जन्म गोद ले लें। यह बात सुन करके परिवार के मुखिया जो थे नरेंद्र और उसके साथ साथ तीनों भाइयों को भी थोड़ा सा आश्चर्य लगा, लेकिन छोटा बच्चा जो था यह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस सबके समक्ष ही कहा, माँ आपके निर्णय से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कम से कम हम भाइयों को राखी बांधने के लिए एक बहन तो मिल जाएगी। और लेकिन 2 अन्य भाई जो थे उन्होंने कहा ठीक है, अगर सबकी सहमति है तो हम भी अपनी सहमति देते हैं माँ, निश्चित रूप से हम चल करके एक अनाथालय से एक बच्ची को ले आएंगे। निश्चित उद्देश्य के अनुसार वे सभी एक अनाथालय में पहुंचे और वहां पर एक 1.5 माह की एक अनाथ बच्ची जो थी, पूरी कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद उसे वे अपने घर ले आए और उसका नाम उन्होंने प्रेम से चंदा रखा। चंदा भी अब अपनी इस नए परिवार में आ गई थी और धीरे धीरे उसने निशा को ही अपनी माँ के रूप में स्वीकार किया और उसके साथ साथ जो सदस्य थे उनको भी अपने परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे चंदा जो थी अब यह बड़ी हो गई। बड़ी होने के साथ साथ जब 1 वर्ष व्यतीत हो गए तो जिस दिन वह बच्ची इस घर में आई थी उसके जन्मदिन को उस दिन मनाने का सब लोगों ने निश्चय किया। और उससे पहले निशा ने नरेंद्र से कहा कि हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं और उसके साथ साथ विशेष अतिथि हैं उन सबको यहाँ बुलाया जाए और मैं उन्हें एक संदेश देना चाहती हूँ। नरेंद्र भी चूंकि इस बात को लोगों के समक्ष रखना चाहता था और उस बालिका के जन्मदिन के रूप में उसने अपने सभी मित्रों को और विशेष रूप से शुभचिंतकों को आमंत्रित किया। बालिका का जन्मदिन जब मनाया गया और मनाने के बाद जिस समय सभी मेहमान जो थे यह भोजन कर रहे थे और उसके साथ साथ वहाँ पर एक सुंदर संगीत का भी कार्यक्रम रखा गया था। उस संगीत कार्यक्रम को प्रारंभ होने के पहले ही सबसे पहले निशा ने उस मंच पर जाकर के जितने भी मेहमान थे और जितने भी अन्य आगंतुक थे उन सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि मैं आप सबके समक्ष कुछ 2 शब्द कहना चाहती हूँ। निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मेरी इस बात को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि परिवार के एक तरह से मुखिया का यह आग्रह था और ऐसी स्थिति में सभी लोगों ने पूरे ध्यान दे करके निशा की बातों को सुना और उसके साथ साथ निशा ने अब अपनी अभिव्यक्ति को उनके समक्ष कहना प्रारंभ किया। मैं एक माँ हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं। निश्चित रूप से मेरे 3 बच्चे मेरे परिवार के वंश को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक माँ भी हूँ और उसके साथ साथ मेरे अंदर हमेशा जो एक कमी जो मुझे हमेशा कचोटती थी वह थी मेरी मातृत्व की कमी। और इसके साथ साथ निश्चित रूप से ये बच्चे मेरे वंश को बढ़ाएंगे, लेकिन एक मातृत्व की कमी जो थी वह उसकी पूर्ति निश्चित रूप से यह तभी हो पाएगी जब मैं एक बच्ची को जन्म दूंगी। यद्यपि कुछ शारीरिक व समय के अवस्था के अनुसार मैं एक बच्ची को जन्म नहीं दे पाई, लेकिन इस बालिका को जिसका कि आज प्रथम जन्मदिन है मैंने इसे गोद लिया है और इस बच्ची को मैंने अपने बालिका के रूप में इस परिवार में स्थान दिया है और निश्चित रूप से यह हमारे मातृत्व को एक नया निखार देगी और उसके साथ साथ मेरे मातृत्व की जो कमी है निश्चित रूप से उस कमी को पूरा करेगी। मुझे आज मैं इस स्थान से आप सबको यह भी बताना चाहूँगी कि मुझे वह दृश्य देख करके बहुत अधिक कष्ट होता है जब मुझे सुनने को मिलता है कि किसी माँ ने अपने गर्भ में स्थित बालिका को जन्म देने से पहले ही उसे इस दुनिया से आने से रोक दिया अथवा उसको समाप्त कर दिया। मैं आप सबसे यह प्रार्थना करूंगी कि बेटे और बेटी
निश्चित रूप से यह ईश्वर की अमूल्य निधि है। यदि आप निश्चित रूप से अगर आपने किसी बेटी को जन्म दिया है तो आप बहुत ही अधिक सौभाग्यशाली हैं। और जब भी आप किसी बेटी को जन्म दें तो उससे निराश न हो। क्यों? क्योंकि ईश्वर भी बेटी केवल उन्हीं को देते हैं जिनके अंदर एक मातृत्व की अटूट तथा अक्षम्य शक्ति होती है, और उसके साथ साथ वह एक नए परिवार को भी जन्म देने का और उसके साथ साथ उसे आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे परिवार में विशेष रूप से बेटे और बेटी यह दोनों एक समान ही होते हैं। हमें किसी भी रूप में ईश्वर की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि, चाहे वह बेटे के रूप में हो अथवा बेटी के रूप में हो, उसे निश्चित रूप से पूरी प्रसन्नता के साथ स्वीकार करना चाहिए और किसी भी तरह से बेटी को जन्म लेने से किसी भी तरह से रोकना नहीं चाहिए। आज के लिए बस केवल इतना ही। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय महर्षि।